आम आदमी पार्टी तो दिल से खुश हो रही होगी कि हाँ। इतना बड़ा फिनोमिना, और लोग मुफ्त में उसको डाल के उसकी झोली में। पहली बात, वो मीम है, पार्टी नहीं है। पाकिस्तान में कॉकरोच अवामी पार्टी आवामी बन गई। पार्टी बना दी क्या उन्होंने। इंडिया से वहां कोई गया? हाँ, कोई भी नहीं। क्या पाकिस्तान से यहाँ कोई आया? जिसको जेंजी कहा जा रहा है और कॉकरोच कहा इन्होंने, 14 घंटे ये ऑनलाइन रहते हैं, 15 घंटे हम्म ऑनलाइन रहते हैं। मैं कहता हूँ 24 घंटे भी बीच में रह हम्म जाते होंगे हम्म ऑनलाइन। लेकिन किस लिए? हम्म बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि वो हम्म कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एजेंसी नहीं करेगा। वो जैसे कंप्लेन ऑनलाइन करेगा। मंगाएगा, उस वो देखेगा कि बिस्किट नो है, फोटो खींचेगा, डालेगा, हैशटैग चला देगा, ट्रेंड चला देगा। मैं कहता हूँ कंपनी को माफी मांगनी पड़ जाएगी कि ये गलती दोबारा हमसे नहीं होगी। 2024 में भी नीट का पेपर हुआ था, तब भी लीक तभी हुआ ये था। हुआ, बिल्कुल। 2 साल बाद की बात है, कोई सबक नहीं सीखा, पेपर लीक हो गया। हम्म 2025 में शायद एसएससी का पेपर था। हम्म बच्चे 200-300 किलोमीटर सफर करके गए, हम्म, मौके पे पहुंचे, पता लगा पेपर कैंसिल। देखो जैसे क्या किया इन्होंने, हाँ सेकुलर को बना दिया है सिकुलर, हाँ लिबरल को बना दिया है लिब्रांडू, हाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, ये हाँ टर्म कोइन की गई है। हाँ, प्रेस वालों को बना दिया गया है प्रेस्टिट्यूट, हम्म, और जो सवाल उठा ले वो बन गया है देशद्रोही। और हम्म। 2018-19 की एक वो बात है, अर्बन नक्सल्स। अर्बन नक्सल। पैरासाइट शब्द पहले भी इस्तेमाल हुआ है, हम्म और एक बार नहीं 4 बार हुआ है। हम्म किसने इस्तेमाल किया? हम्म नेहरू ने इस्तेमाल किया, जो देश के पहले पीएम थे। हम्म। लेकिन बड़ा फर्क था किसके लिए किया और किस कंटेक्स्ट में किया। अभिजीत ने अपने कहीं लिखा हैंडल पे कि आई एम अ दलित। हम्म ये मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो लगी। जिस वजह से आज कॉकरोच कहा गया नौजवानों को कि बेरोजगार है, आरटीआई एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट है, बन जाते हैं। आरटी एक्टिविस्ट है, सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, यही सब काम तो ये भगत सारे सिंह गुण करते थे। खोए थे उनमें। हाँ। यही सब काम भगत सिंह करते तो थे। इनके पास वो क्रांति का पूरा समाज विज्ञान और पूरा पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो है नहीं। एक तो ये बात हो रही है, और दूसरी ये बात हो रही है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी, आज के दौर का कल्चरल प्रोटेस्ट है ये, और बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट है। तो कमलजीत जी, अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करीब 2 करोड़ फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे जुड़ चुके हैं उनके। किसके भला? कॉकरोच जनता पार्टी के। हाँ। और साथ ही एक बात ये भी चल रही है कि जी उनके तो 50% जो फॉलोवर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं, कुछ बांग्लादेश से हैं। हालांकि जो फाउंडर हैं इस पार्टी के या उस पेज के कह लें फिलहाल, तो उन्होंने अपना मैट्रिक शेयर कर दिया, इससे पता लगा है कि 95% जो फॉलोवर्स हैं वो इंडिया से ही हैं। और पाकिस्तान से भी खबर एक आई है अभी कि पाकिस्तान ने एक अपनी कॉकरोच अवामी पार्टी बना ली है जी। तो एक इधर कॉकरोच जनता पार्टी, और हमें देखा देखी भी पाकिस्तान का नौजवान भी क्यों पीछे रहे, वो बड़ी जल्दी फॉलो करते हैं। उन्होंने उन्होंने एक कॉकरोच अवामी पार्टी पाकिस्तान में बना ली है। इससे एक बात ये भी दिखती है कि यूथ की जो कंडीशन है ना वो पूरी दुनिया में, खासतौर से इस एरिया में, तो वो एक जैसी है, जो क्राइसिस है नौजवानों के सामने। तो ये हम देखें कि एक रिफ्लेक्शन है यूथ की तरफ से कि जिस शब्द को, जिस शब्दावली को एक स्लर, एक गाली की तरह यूज किया गया नौजवानों के लिए, है ना, उसको रिक्लेम कर लिया उन्होंने, मेडल की तरह जो है वो पहन लिया है। बिल्कुल। बहुत बातें हो रही हैं, हम भी बात कर रहे हैं, तो दोनों तरफ की बातें हो रही हैं कि यार ये तो सोशल मीडिया का थोड़ा सा वो प्रोटेस्ट है ऑनलाइन वाला, जो जेंजी है ना, कि ये सीरियस लोग नहीं है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत इससे उम्मीदें लगा के बैठ गए कि अब तो बस देश में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है दोनों एक्सट्रीम सोच है, इस बारे में आज हम बात करते हैं। जरूर 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 जरूर। मेरे को ये लगता है विपिन, मतलब अगर हम इस पे एकदम, मैं कहूँ शुरुआती कमेंट में देना चाहूंगा, क्योंकि अब फैक्ट्स वाला मामला तो बहुत सारा ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है कि कैसे बने, कब बने, कौन पीछे है, कौन आगे है, सब बातें बहुत सारी हो रही हैं। जो फिनोमेना हमें डिस्कस करने वाला है अभी, वो ये है कि ये जो दो एक्सट्रीम से उनके ऊपर बात हो रही है, एक एक्सट्रीम ये कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, और एक कुछ भी नहीं होने वाला है। या फिर मैं इसको अपने शब्दों में ये रखना चाह रहा हूं कि एक वो लोग हैं जो अदरवाइज समाज के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते भी हैं, बोलते भी रहते हैं, वो इसको थोड़ा स्केप्टिकली देखने लग गए हैं। वो या तो ये चर्चा कर रहा है एक बड़ा हिस्सा कि इससे क्रांति नहीं होने जा रही है, ये इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं है इसलिए इनको क्या पता कि क्रांति क्या होती है, तो इनके पास वो क्रांति का पूरा समाज विज्ञान और पूरा पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो है नहीं। एक तो ये बात हो रही है, और दूसरी ये बात हो रही है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। पुरानी उनकी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई उनकी तस्वीरें निकाल के अभिजीत की वो शेयर की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आप देखो, कोई भी व्यक्ति अगर आज वो 30 साल की उम्र में कोई स्टेप लेता है, तो ऐसा तो नहीं है वो आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा, उसने इससे पहले भी कुछ किया ही होगा। अगर वो आज इतना सोच रहा है तो इससे पहले भी तो सोचता ही होगा। कुछ ना कुछ राजनीतिक समझ तो होगी। बल्कि मेरे को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी तो दिल से खुश हो रही होगी कि इतना बड़ा फिनोमिना,
और लोग मुफ्त में उसको डाल के उसकी झोली में डाल दे रहे हैं कि भाई ये तो काम ही कहीं ना कहीं पीछे से आम आदमी कर रही है। और आज की डेट में जितना बड़ा समर्थन यूथ का उनको मिला है, तो कोई भी पार्टी, कल को वो, मैं लेफ्ट से जुड़ा हूं, तो कोई मेरे को कह दे कि आपकी पार्टी की साजिश है ये, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ये वाकई मेरी पार्टी की साजिश हो, है ना। तो लेकिन हालांकि साजिश शब्द इस्तेमाल करना जो है वो इसलिए कि कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन है उसकी। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मुझे तो ये कहना है कि ना तो देखो वो कोई उन्होंने क्रांति का कोई दावा किया है, बिल्कुल, तो इसलिए उनको किसी बहुत क्रांति के कटहरे में खड़े होकर उनको ऐसे ग्रिल करना कि बताओ तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, ये सब चीजों के मुझे लगता है बहुत मिसप्लेस्ड बात है। और दूसरी तरफ ऐसे कोई पीछे की कोई कहानी ढूंढना, उनका किससे संबंध रहा है, आगे क्या होगा, ये मुझे बहुत कोई मतलब काम की बात नहीं लगी है इसमें। अगर आम आदमी पार्टी को इतना ही बड़ा कुछ करना होता तो उसका कुछ ना कुछ पंजाब में जहां उसकी सत्ता है वहां दिखता। अब वहां कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, वहां कोई कैंपेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो वो कोई अमेरिका में बैठे किसी पुराने साथी का जो यहाँ से वहां जाके पढ़ने गया है, काम कर रहा है, वो अचानक से उसकी ड्यूटी लगाएंगे कि तुम क्रांति करो हिंदुस्तान में, ये मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो उनका यहाँ का नेटवर्क भी तो कुछ कर रहा होता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों धारणाओं से अलग होके वो जो फिनोमेना अपने आप में जो भी वो है उस पे एक थोड़ी बात होनी चाहिए। मैं तो आपके पॉडकास्ट में आने में आज इंटरेस्टिंग मेरा तो ये है कि मैं तो उस पे ही बात करने में इंटरेस्टेड हूं कि वो अपने आप में है क्या, इस फिनोमेना से हमें क्या लीड्स मिलती हैं, हमारे करने के क्या कुछ काम निकल रहे हैं इसमें से, ये मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए, यही जरूरी बात। तो उस संदर्भ में मुझे एक तो ये लगता है कि देखिए पहली बात, वो मीम है, पार्टी नहीं है। उसका नाम पार्टी है, वो लेकिन एसोसिएशन भी हो सकता था, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता, कुछ भी कह सकते थे उसको। वो कॉकरोच पार्टी किसी दिन मीम वालों के लिए क्या होता है, वो मीम किसी दिन अनाउंस कर देते कि ये भाई पॉलिटिकल पार्टी की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो कह रहे थे मीम, ये कॉकरोच पार्टी मतलब वो वाली पार्टी, मतलब ये अपने आप में नाम भी मीम है। हाँ, तो ये वो मीम है, इट्स अ मिमेटिक थिंग। बिल्कुल। और एक मीम का इतने बड़े पैमाने पे चलना, ये पहले भी होता रहा इतिहास में। कुछ मीम्स होते हैं जिनके साथ बड़ा हिस्सा रिलेट कर जाता है, वो उसको लगता है कि जो मेरे दिल में बात थी, कंसाइज तरीके में एक छोटा सा पैकेट बना के ये मीम कह दे रहा है। हाँ, ये बड़ी बात। और इसको हम सिर्फ प्रोटेस्ट की फॉर्म में देख लेना कि देश का नौजवान, देखो बेरोजगारी का आलम हम जानते हैं। हाँ, एकदम। रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ, 2026 की बात अभी कर रहे हैं, पिछले महीने की। लोग कर गए भाई उसमें, आत्महत्या तक कर गए। और ये ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, 2024 में भी नीट का पेपर हुआ, तब भी लीक हुआ था। 2 साल बाद की बात है, कोई सबक नहीं सीखा, पेपर लीक हो गया। 2025 में शायद एसएससी का पेपर था, बच्चे 200-300 किलोमीटर सफर करके गए, मौके पे पहुंचे, पता लगा पेपर कैंसिल है। तो जहां पर बड़ी बात विपिन इसमें ये है कि ऐसी किसी भी चीज पे कोई किसी की आंसरेबिलिटी तय नहीं हुई। 23 में होती है, 24 में होता है, 25 में फिर हो जाता है, 26 में फिर हो जाता है, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा किसी को। बेरोजगारी सिरे की है, एग्जाम जो है वो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं। नौजवान अगर सवाल उठा दें, सड़कों पर उतर के तो डंडे पड़ते हैं, ऑनलाइन कुछ कर दें तो फिर ये सलाह उनके सामने निकल के आते हैं। मैं कहता हूं कि इसको अगर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में भी देख लें तब भी ये बहुत बड़ी बात, वही ये है। मुझे तो ये लगता है आज के दौर का कल्चरल प्रोटेस्ट है ये, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है। इसके बहुत सारे पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं, मौजूद हैं। जिन लोगों को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जिन लोगों को पॉलिटिक्स करनी है, उनको इसमें से अपने लिए बहुत कुछ निकाल लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो बड़ी बात इस पूरे प्रकरण में से निकल के आई कि वो लोग जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके पहले तो नीट की तैयारी कर रहे थे, वहां जाके पता चलता जी पेपर जो है वो तो बिक गया, पेपर ही बिक गया। अब कैसा डिप्रेशन रहा होगा उस बच्चे के दिमाग पे जिसने इस एक घटना को अपने जीवन का अंत समझ लिया, और कितने वो और बच्चे होंगे जिन्होंने अंत नहीं किया लेकिन वो डिप्रेशन में चले गए होंगे, और मे बी दोबारा किसी टेस्ट की मैं कोई कोशिश नहीं करूंगा या करूंगी ऐसा फैसला कर लिया, हिम्मत ना कर पाए। ठीक बात। कि कई वो होंगे जिन्होंने ये सोच लिया होगा कि मैंने तो आज तक अपने आप को मेडिकल फील्ड में ही देखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको मेरे को छोड़ देना चाहिए। तो कई गिल्ट में चले गए होंगे कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, मेरी वजह से पूरे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, वो मेरे को पेपर दिलवाने, पहले लोन लेके मेरी फीसें भरी गई है, जमीन बेच के मेरी फीस भरी गई है। और माँ बाप ने पूरे प्लान्स बदल दिए पिछले 2 साल से, किसी को घर में नहीं बुला रहे हैं, किसी के घर जा नहीं रहे हैं। तो
बंदा गिल्ट में कितना गया होगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है। तो ये सब का आकलन कर लेना तो मुझे लगता है कोई संभव नहीं है कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में होगा। वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि एक बच्चे ने एक्चुअल में सुसाइड कमिट कर लिया, जिसकी खबर भी आ रही। तो इतना बड़ा मामला है, उस बड़े मामले के दौरान उन लोगों पे कार्रवाई करते जिन्होंने पेपर बेचा, उन लोगों पे कार्रवाई करते जो इसके जिम्मेदार थे। मतलब सिर्फ इतना भी नहीं है कि बेचने वाला पकड़ के आप उसको कर दो, ये पूरा सिस्टम जिसने बनाया, जिसने एक चलते चलते पहले से जो चलता आ रहा ढांचा था इतने सालों से, अब ऐसा तो है नहीं पहली बार देश में मेडिकल एडमिशन होने लगी है। मेडिकल एडमिशन तो इस देश के अंदर अंग्रेजों के टाइम से हो रही हैं। अलग अलग तरीके थे, वहीं से बने हुए डॉक्टर्स ने कितने कितने बड़े पेंडेमिक ऑलरेडी डील किए। तो उस पूरे सिस्टम में क्या दिक्कत थी कि पूरी एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी आपने बना दी, उसके ऊपर लोगों ने इतराज उठाया, आपने वो सारी स्क्रूटनी खत्म करी, आपने गारंटी दी कि अब दिक्कत आप ज्यादा बढ़िया करवाएंगे। और वो आपका सिस्टम चल नहीं रहा, तो इसकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी, जवाबदेही तो वो हो नहीं रही। और ठीक उसी वक्त देश के चीफ जस्टिस जैसे ओहदे के ऊपर बैठा कोई व्यक्ति अचानक से कहता है कि वेल्ड इंसान 12-12, 14-14 घंटे इंस्टा के ऊपर बिताते हैं, और फिर अचानक से इनके गुड फॉर नथिंग है, और फिर अचानक से उठते हैं और सिस्टम से सवाल पूछते, क्रिटिसाइज करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जर्नलिज्म करने लग जाते हैं। तो एक ही लाइन के अंदर उन्होंने पूरी सत्ता की परेशानी दर्ज करा दी और सत्ता का इसके प्रति एटीट्यूड दर्ज करवा दिया। सत्ता में से किसी ने इसको कंडेम नहीं किया, वो भले ही खुद माफी मांग लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सत्ता में से या उन्होंने भी इस बात को कंडेम एज सच नहीं किया कि देश के यूथ को कोई पैरासाइट बोले और कॉकरोच बोले, और वही लोग बोले जिनके ऊपर कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है कि इनका बढ़िया चले, सिस्टम ठीक चले। उन्होंने सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुओ मोटो नोटिस लेते कि ये बच्चे परेशान हुए, 24 लाख बच्चे देश के, बार-बार हो रहा है, और ये बार-बार हो रहा है, इसके ऊपर मैं इंक्वायरी करता हूँ, जुडिशियल सिस्टम इसमें इंटरवेन करेगा, बच्चों की लाइफ का मामला है, उनके करियर का मामला है। ये बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बजाय वो कह रहे हैं कि मेरी आलोचना करने वाला कॉकरोच है। तो इसके ऊपर लोगों का गुस्सा भटकेगा। लेकिन जो मेरे को लगता है विपिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचो जब से इस देश के अंदर राइट विंग या कह लो ये पूरा मोदी वाला प्रकरण चला है, कितने अच्छे अच्छे शब्द थे हमारे डेमोक्रेसी, हमारे दिल में डेमोक्रेसी को लेके ऐसी बहस हुआ करती थी, डेमोक्रेसी में कमी क्या है, और कैसे होना चाहिए, और ज्यादा डेमोक्रेटिक कैसे, हमें सेकुलर होना चाहिए, हाँ सेकुलर होना चाहिए, इक्वालिटी की बात होती थी, बराबरता होनी चाहिए। सारे के सारे वर्ड्स को पिछले समय में गाली बना के हमारे वापस मुंह पे फेंक दिया गया, और हम अपने लोगों को भी दोबारा कन्विंस करने में, अरे मजे की बात बताऊं मैं आपको, मैंने वो शब्दों की लिस्ट बना रखी है। देखो जैसे क्या किया इन्होंने, सेकुलर को बना दिया है सिकुलर, लिबरल को बना दिया है लिब्रांडू, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टर्म कोइन की गई है। प्रेस वालों को बना दिया गया है प्रेस्टिट्यूट, और जो सवाल उठा ले वो बन गया है देशद्रोही। और 2018-19 की बात है, अर्बन नक्सल, ये भी नया शब्द है। 2018-19 की बात है, अमित शाह जी एक पब्लिक रैली में इलीगल इमिग्रेंट्स को वो कहते हैं कि ये दीमक। मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स है भी, तो उसको इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों नहीं कहा जा रहा है? उसके लिए ये कीड़े मकोड़ों वाली शब्दावली ये क्यों निकल के, व्हाई डोंट यू कॉल इट बाय व्हाट दे आर? अगर वो आपके लीगल सिस्टम के बाहर कोई इमिग्रेट करके अंदर आ गया है तो इलीगल इमिग्रेट है, बस नहीं कह लो उसको दीमक कहने की, क्योंकि ले डाउन प्रोसीजर ऑफ लीगैलिटी है। तो आपने इलीगल डिक्लेयर किया और लीगल सिस्टम अपना काम करे। देखो मुझे लगता है दीमक कहना या ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करना, इसके पीछे एक इंटेंशन हो ना हो, लेकिन इतिहास में कुछ हमें चीजें इसके दर्ज मिलती हैं। हाँ, उसका एक कॉनोटेशन है, पूरा हिटलर की पूरी परंपरा है जिसके अंदर, और ये रवांडा वाला टुट्सीज के ऊपर जब रवांडा की कहानी की बात अगर हम करें, 1994 की बात है, दर्शक सुन ले हमारे, हुतू और टुट्सी दो कम्युनिटी, टुट्सी वहां माइनॉरिटी में थी, एक रेडियो के जरिए सुबह शाम प्रचार किया जाता था कि ये जो कम्युनिटी है ये सांप है, ये बिच्छू है, ये दीमक है, ये कीड़े हैं, और दूसरी कम्युनिटी को इतना भड़काया गया उनके खिलाफ कि वहां पर कत्लेआम हो गया। और कत्लेआम कैसा हुआ कि हर रोज करीब 10,000 लोग वहां मारे जाते थे। 100 दिन तक ये कत्लेआम चला। 100 दिन से 10,000 को गुना करो तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड भी उनकी सरकार ने रिसेंटली रिलीज किया है कि करीब 10 लाख लोग वहां पर इसमें मारे गए, और वो छोटा सा मुल्क है। और भड़काने का सिर्फ एक तरीका था कि पहले एक कम्युनिटी को आप दीमक, सांप, बिच्छू, कॉकरोच डिक्लेयर करो,
ताकि दूसरी कम्युनिटी के लिए उनको मारना आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि दीमक इज मेंट टू बी किल्ड। तो ये जो शब्दों का चयन है ना, ये मुझे लगता है इसको स्लिप ऑफ टंग या वैसे नहीं है। शब्दों का चयन हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका कहीं ना कहीं वो डिग्रेड होना है, उसका फिसलना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप फिर कंटिन्यू करना बात। मुझे लगातार एक बात अभी दिमाग में आ रही है कि डेमोक्रेसी का डाउनफॉल शब्दों के जरिए कैसे हो रहा है। हमारे देश में ना इतिहास में पैरासाइट शब्द पहले भी इस्तेमाल हुआ है, और एक बार नहीं 4 बार हुआ है। किसने इस्तेमाल किया? नेहरू ने इस्तेमाल किया, जो देश के पहले पीएम थे। लेकिन बड़ा फर्क था किसके लिए किया और किस कंटेक्स्ट में किया। एक बार वो इस्तेमाल करते हैं आजादी से पहले की वक्त था, 1929 की का जिक्र है ये। वो कॉल देते हैं किसको? नौजवानों को, दुकानदारों को, किसानों को, मजदूरों को, और अब सुनो जो मैं आगे कह रहा हूं, अनएम्प्लॉयड इंटेलेक्चुअल्स को, बेरोजगार बुद्धिजीवियों को। और अभी बेरोजगारों को जो कॉकरोच कहा जा रहा है उनको बुद्धिजीवी कहा गया, और एक बड़े सर्कल का पार्ट बनाया गया कि आप लोग इकट्ठे होके आओ ताकि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके, अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद वो फिर परजीवी कहते हैं। वो किसको कहते हैं परजीवी? देश आजाद हो चुका है। वो कहते हैं कि जो जब जमींदारी सिस्टम खत्म करना था, वो डिक्लेयर करते हैं कि जो जमींदार हैं, क्योंकि दूसरे की ताकत के ऊपर वो जी रहे हैं, दूसरे की मेहनत पे वो जी रहे हैं, वो परजीवी। देखो सूदखोरों को, हाँ, सूदखोर जो एक व्यक्ति है उसको हमारे यहाँ पे पिस्सू, खून पीने वाला, और ये सब हमारे यहाँ पहले भी इस्तेमाल होता रहा है। बिल्कुल। आज हालांकि जिस तरह के इसके कॉन्सिक्वेंस हम देख रहे हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या वो भी जरूरी था कि नहीं था। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनके प्रति कोई नरम होना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक लार्जर समाज के एंगल से सोचना चाह रहा हूँ कि क्या सचमुच में किसी हिस्से को हराने के लिए, समाज में से खत्म कर देने के लिए उसको इस हद तक डेमोनाइज करना हमेशा जरूरी होता भी है कि इसमें नहीं? देखो थोड़ा फर्क आज भी चाहिए। इसमें थोड़ा सा फर्क हम समझे कि जब नेहरू उस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये परजीवी हैं समाज के, वो परजीवी कैसे कह रहे हैं कि ये दूसरों की मेहनत के ऊपर जिंदा रहते हैं। उसमें उन्होंने राजा रजवाड़ों की बात की, उसमें उन्होंने जमींदारों की बात की, और जो बड़े उद्योगपति थे उस वक्त उनके लिए भी कहा। अब इसको हम आज के वक्त में फर्क को कैसे देखें? उस वक्त जिनको परजीवी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई अटैक कर देना है, वो अटैक कर रहे हैं उस सिस्टम पे जिसमें वो परजीवी पैदा हो रहे हैं और जो शोषण कर रहे हैं। थोड़ी सी बात और आगे, उस टोकन से अगर आज हमने ढूंढना हो कि परजीवी असल में कौन है, तो आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम सामने आएंगे या ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के नाम सामने आएंगे जो समाज में कुछ भी नहीं, एक्चुअल में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, जो कहीं एक्चुअल में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। उनके लिए लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सिर्फ उनके पास क्योंकि सत्ता की नजदीकी मौजूद रहती है, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म, बिल्कुल वही जो हिस्सा है आज की डेट में ढूंढना होगा तो परजीवी हिस्सा वही है जो बिना एक्चुअल में काम में पार्टिसिपेट किए उसमें से कुछ चूस लेता है। जो ये बेरोजगार नौजवान है ये तो कुछ चूस भी नहीं रहा है, हाँ। ये तो निकाल नहीं पा रहा है ना उसमें से कुछ, ये तो सिस्टम में काम मांग रहा है, ये तो उल्टा काम मांग रहा है कि मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा तब मेरा जीवन चलेगा। ये तो काम मांगने वाले लोग। और एक तो मैं दो चीजों को बहुत ही इसमें रखना चाह रहा हूँ बार बार, मैं कई और पॉडकास्ट में भी बैठा तो इस पे मैंने जरूर कहा, तो क्योंकि मैं चाह रहा हूं इस वक्त दर्ज करवा देनी चाहिए। ये लोग 14-14 घंटे, ये जो जिसको जेंजी कहा जा रहा है और कॉकरोच कहा इन्होंने, 14 घंटे ये ऑनलाइन रहते हैं, 15 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, मैं कहता हूँ 24 घंटे भी बीच में रह जाते हैं ऑनलाइन। लेकिन किस लिए? बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि वो कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। बड़ा हिस्सा, क्योंकि मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आते हैं वो वही हैं, तो मैं तो एकदम से इस बात से भी हिट हो जाता हूँ ना कि ये मेरे स्टूडेंट्स को कॉकरोच कह रहा है। मेरे दिमाग में तो पूरा सीन बनता है ना, मेरे सामने 60 बच्चे बैठे होते हैं क्लास में पीछे तक, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सबको कॉकरोच बोल दिया किसी ने। अब मेरे को तो पता है ना कि वो क्या कर रहे होते हैं ऑनलाइन, वो पीपीटीज बना रहे होते हैं, वो ऑनलाइन अपनी सर्च करके अपना सिलेबस कर रहे होते हैं, और फिर जब वो उनका मतलब मास्टर्स के लास्ट साल खत्म होने वाला होता है वो ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे होते हैं, वो अपनी स्किल इन्हांसमेंट के चक्कर में बहुत सारे कोर्सेज कर रहे होते हैं। आज के समय में बच्चे ढूंढ रहे हैं, मतलब हमारे ढूंढ के बताते हैं कि सर मेरे को फला उस पे एक ऐसा कोर्स मिला है, वो कोई पैसे नहीं लेते, फ्री में कोर्स मिल रहा है और मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आई इमेजिन हाउ डेस्परेट दे आर, कैसा सोच रहे हैं वो कि हमें कोई कोर्स कर लें, कोई स्किल एनहांसमेंट कर लें, फिर हमें कोई नौकरी दे देगा। हाँ। इस तरस योग हालत के अंदर जो लोग हों उसको कोई कॉकरोच कह दे तो ये तो शेम है।
तो एक तो ये दर्ज कराना जरूरी है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि जेनजी लोग तो बस बैठ के फोन में ऐसा ऐसा कुछ करे जा रहे हैं, भाई वो ऐसा ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका सिस्टम फेल हो गया, आपका सिस्टम उनको रोजगार का जरिया दे नहीं पा रहा है, वो सर्च कर रहा है, वो अपने स्किल के लिए सर्च कर रहा है क्योंकि आपका सिस्टम ब्रेक हुआ बैठा है। तो उसको आप डेमोनाइज कर रहे हो। डिजिटल इंडिया भी तो आपने फिर ऐसे ही नारा बनाया आपने ना दिया फिर। था। हाँ। तो इस एक बात ये मेरे को जरूरी कहने वाली लगती है। दूसरा मेरे को ये लगता है इस आंदोलन की, इसको अगर मीम का आंदोलन कह लें, ऑनलाइन आंदोलन, जो भी इसको कहना हो, कल को ये जमीन पे आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसा ये है, जो ये कर रहे हैं, इस आंदोलन ने एक बड़ा काम कर दिया है। वो जो बात हमने शुरू की थी, जो आपने लिस्ट बताई ना, ये शब्दों की जो नेगेटिव, ये सारा नेगेटिव शब्दों को हमारे तमाम क्रांतिकारी बुद्धिजीवी हम देखते रह गए। हमारे सामने बैठे बैठे हमारी पिछले 70-80 सालों की जो वो मॉडर्नाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग थी कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज होती है, इक्वालिटी कोई बड़ा एक वैल्यू है जिसको हमने हासिल करना है, सेकुलर होना अच्छा है, सेकुलर होना जरूरी है एक देश के लिए। उसके ऊपर पूरा हमारे देश का तो डिवीजन इस बात के ऊपर हुआ। ये एक हिस्सा कह रहा है कि सेकुलर कंट्री चाहिए और दूसरा हिस्सा कह रहा है कि नहीं, हमें तो धर्म के आधारित, डिवीजन इसी बात का है। तो उसमें एक बड़ी आबादी ने, जो आज मतलब 150 करोड़ की आबादी है, इस आबादी के पूर्वजों ने ये तय किया कि हमें सेकुलर कंट्री चाहिए। तो उस देश के अंदर हमारी आंखों के सामने 12 साल के अंदर सेकुलर को पलट के रख दिया। 12 साल के अंदर इक्वालिटी की बात करने वालों को गाली बना दिया। पहली बार इस मुल्क के 12 साल के पिछले इतिहास के अंदर ये हुआ कि एक शब्द जो सदियों से अपने आप में एक नेगेटिव कोनोटेशन लेके बैठा हुआ था, जो किसी को कह के उसके बाद उसका मर्डर करवाया जा सकता है, जैसे आपने रवांडा की बात की, या हिटलर के टाइम भी कॉकरोचेस कहा गया यहूदियों को, तो उसको पलट के इन्होंने रख दिया कि गर्व है कि हम कॉकरोच है। कॉकरोच नेवर डाई, हमें खत्म नहीं, मतलब आप हमें खत्म नहीं कर सकते हो। लाओ काला हिट कौन सा है आपके पास, छिड़को हमारे ऊपर, हम फिर आएंगे। बिल्कुल। तो जो कॉनोटेशन किसी को फिनिक्स से मिलती थी, फिनिक्स एक बड़ा, मतलब लिटरेचर वालों के लिए ना, फिनिक्स जो है वो, मेरे को हिंदी पंजाबी का शब्द नहीं सूझ रहा, तो फिनिक्स एक बड़ा बहुत मैथोलॉजी में से आया हुआ है कि एक ऐसा पक्षी है जो अपनी एशेस में से, अपने हाँ जले हुए अपने कॉर्प्स में से फिर खड़ा हो जाता है ना, फिनिक्स बन के हम आएंगे, ऐसा कहा जाता था। तो कॉकरोच को फिनिक्स के लेवल तक इन्होंने खड़ा कर दिया। दिस इज डन बाय जेन ज़ी। ये कमाल का काम इन्होंने कर दिया, कोई नहीं कर पाया, हम में से कोई नहीं कर पाया। हम कब से लगे हुए हैं डिफाइन करने बैठ के, डेमोक्रेसी ये होती है, इक्वालिटी ये होती है, ये बहुत जरूरी होती है, राइट विंग उसको टर्न आउट कर रहा है, लेकिन जनता में वो बात अपनी फैलाने में कामयाब हो गए बहुत हद तक। जेन ज़ी ने ये कर लिया, इस आंदोलन में कम से कम जेन ज़ी है, सारे ही हैं इसमें। अब जेन ज़ी का केवल नहीं है ये, मतलब ठीक है कि एक जेन ज़ी एक बात है, लीड करने वाला तो जेन ज़ी है ना, जो लीड करने वाले, उनकी एक खासियत है कि वो 2000 के बाद पैदा हुए, लेकिन ये भी सच बात है कि अभिजीत तो 2000 के बाद शायद नहीं पैदा हुए हैं, वो तो उससे पहले 30 साल उम्र अगर बता रहे हैं तो प्रोबेबली 96 बॉर्न है, 97 बॉर्न है, तो प्री जेन ज़ी है। तो इसलिए एज का सवाल नहीं है, 2000 के अंदर पैदा हो जाने से कुछ हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन ये कल्चर है जिसमें से ये पैदा हुए सारे। 2000 के बाद वाले जो पैदाइश है ना, उसमें खास बात है, उसमें खास बात ये है कि वो जेन ज़ी, देखो क्यों कह रहे हैं इनको, उस जनरेशन में खास बात है, उस जनरेशन में खास बात ये है कि पैदाइशी के कुछ सालों के बाद ही उसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो और उसके हाथ में पैदा हुए टेक्नोलॉजी है एकदम। इसलिए हम जेन ज़ी के, जो आपने बात भी शुरू की कि वो हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं, तो क्या रीजन रहते हैं ऑनलाइन रहने के, आप इस बात को समझो, ये जनरेशन इंटरनेट और मोबाइल के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन बना है, भाई इसको सड़कों पे निकलने की जरूरत नहीं है उन कामों के लिए कि इसने शॉपिंग करनी है, वो इसने ऑनलाइन करनी है, इसने सामान वापस करने जाना है, वो भी ऑनलाइन वापस करना है, इसने खाना मंगाना है, वो भी इसका ऑनलाइन आना है, अगर कोई सामान गलत आ गया है उसकी जो कंप्लेंट देनी है वो भी ऑनलाइन देनी है, थाने में भी जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लेंट ऑनलाइन देनी है, तो ये सारे काम ऑनलाइन है। मतलब वहां पे जितनी एफर्ट आप थाने जाने में लगते थे और जितना महान बात आपको लगती थी कि मैं कानून के साथ लड़ा, वो उतनी महान जो है एक पिटीशन ऑनलाइन डाल के उसके ऊपर साइन करवाने दोस्तों के, ये भी करने। तो अच्छा, जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट की बात कर ले हम, ना, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, पड़ेगा। आप बड़े से बड़े प्रोटेस्ट कर लो, 1000, 2000, 5000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी अपनी वैल्यू है, सड़कों के प्रोटेस्ट की अपनी वैल्यू है ना, जब आप कुछ मांगे लेके जाते हो सरकार के सामने। लेकिन जब 2 करोड़ नौजवान ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते हैं तो उसकी भी एक वैल्यू है। तो इनका प्रोटेस्ट भी ऑनलाइन है, और उन प्रोटेस्ट से, ऑनलाइन प्रोटेस्ट से चीजें हिलती हैं। बल्कि ये तो हिली है ना, ये तो हिली जो हम कह रहे हैं, ये सिंबल जो उल्टा करके खड़ा कर दिया इन्होंने,
जो एक नेगेटिव सिंबल था आपके ऊपर हमले के तौर पे बोला गया था, आपने वापस उसको अपने प्राउड का इशू बना दिया। मैं आपको बात बताऊं, आप एक शॉप से जाकर एक बिस्किट का पैकेट खरीद लो जिसके ऊपर लिखा हो कि इसमें 10 बिस्किट के पीसेस हैं, उसमें 9 निकल जाए आपको घर जाकर, आप क्या करोगे? आप कहोगे ओ हो यार कितना धोखेबाज लोग हैं ये, है ना, 10 की जगह 9 बिस्किट दिए हैं, बस अपने आप को क्या कवा के काम खत्म हो जाएगा। जेंजी नहीं करेगा, जेंजी ऑनलाइन मंगाएगा, वो देखेगा कि बिस्किट 9 है, फोटो खींचेगा, डालेगा, हैशटैग चला देगा, ट्रेंड चला देगा। मैं कहता हूँ कंपनी को माफी मांगनी पड़ जाएगी कि ये गलती दोबारा हमसे नहीं होगी। तो ये बहुत इफेक्टिव, बहुत कामयाब इस हिसाब से ऑनलाइन होने की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत एडवांस कम्युनिटी कहने इसको है, जेंजी है, ये स्पेशल है, ये खासियत है इसकी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खासियत है। और वो आज की दुनिया में, क्योंकि ये अब इक्वल वर्ल्ड अगर देखें कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो 2000 के बाद पैदा होके, और खासतौर पे इंटरनेट के दौर में पैदा होके, वो साल 2000 था इसलिए 2000 से बाद वाले हैं, लेकिन वो इंटरनेट पे अपना सारा जीवन बिता रहे हैं, बड़ा हिस्सा है। और एक मैं जो कहने लगा था, अगर उनकी भाषा में कहें, जैसे ये कहा जा रहा है कि ये 14-14 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, अगर वो अपने पास्ट वालों के बारे में सोचेंगे तो कैसे बात करेंगे? वो कहेंगे ये 24-24 घंटे ऑफलाइन रहते थे। तो क्या करते थे? तो अगर ऑनलाइन करने और ऑफलाइन रहने से कोई क्या, मतलब बड़े आपने तीर मार लिया 24 घंटे ऑफलाइन रह के, क्या ही करके कैसा ही दुनिया दे दी उनको बना के आपने 2000 से पहला पैदा होके। तो ये देखिए, जब ये ऑनलाइन का जो सिस्टम है ना कि ऑनलाइन रहते हैं, आपने डिजिटल इंडिया बनाया है, हर हाथ में मोबाइल दिया है, ठीक, आप चाहते हो कि वो इंटरनेट पे तो रहे, रील्स तो देखते रहे, लेकिन ऑनलाइन रहकर सिस्टम को क्रिटिसाइज ना करें, कोई सवाल ना उठाए, ये साथ में चाहते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी बना ली इन्होंने, पाकिस्तान में कॉकरोच अवामी पार्टी बन गई। क्या इंडिया से वहां कोई गया? क्या पाकिस्तान से यहाँ कोई आया? ऑनलाइन सिस्टम है ये, ऑनलाइन रहना ही है जिसकी वजह से यूथ अपने आप को जुड़ा हुआ देख रहा है। न्यू काइंड ऑफ इंटरनेशनलिज्म, न्यू काइंड ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड इसको हम कह रहे हैं। तो जिन जिन देशों में अगर ऐसी दिक्कतें हैं नौजवानों के साथ, जो अपने आप को रिलेट करते हैं कि यार वहां पर ऐसा हो रहा है, हम भी यहाँ पर ऐसा करेंगे। लोगों ने एकदम नेपाल से इसको जोड़ा, लोगों ने एकदम, अगर विद इन अपने कंट्री कहें तो अभी जो पीछे तमिलनाडु के चुनाव का जो नतीजा आया उसके साथ लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं। श्रीलंका याद आ गया लोगों को, थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा था वो लोगों को याद। लेकिन बड़ी बात मेरे को जो संभावना में ही लग रही है कि बजाय कि बैठ के ये करें कि ये क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते, सवाल ये है कि किसी ने कोई ऐसी बाढ़ तो बनाई नहीं है कि इस बाढ़ को लांग के आप हमारे बीच में आके कुछ नहीं कर सकते। तो भाई जिसके पास करने के लिए कोई सुझाव है वो अपना सुझाव लेके करना शुरू करे। अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या होगा इनका, जो हमारा सर्कल करता है, हमारे सर्कल का एक बड़ा हिस्सा, मतलब जैसे कि मतलब लेफ्ट का सर्कल, मैं देख रहा था हमारे पंजाब के बहुत सारे स्टूडेंट यूनियंस जो, और अच्छी बात है वो लोग पहले से लड़ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि यार हम इतनी देर से लगे हुए हैं, हम तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए, या जनता नहीं इस लेवल पे उतरी, लेकिन इन्होंने एक मीम से आंदोलन जैसा कुछ बना लिया और बड़ा है। तो वो कई बार ये कहने लग जा रहे हैं कि भाई इससे कोई क्रांति तो होने नहीं जा रही है, क्योंकि इनके पास आइडियोलॉजी नहीं होगी। वो नहीं कह रहे, नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हारे पास तो है, उतर जाओ ना, रोक कौन रहा है तुम्हारे को? तुम उतरो इसमें, तुम पार्ट बनो। क्योंकि क्या तुम कॉकरोच नहीं हो, मतलब उस सेंस में जैसे वो लोग ऑन कर रहे, तुम भी तो हो। ये हमला उनके ऊपर अकेले कोई थोड़ा ही हुआ है, तुम्हारे ऊपर भी हुआ है। अब तुम्हें लग रहा है कि हम उस हमले को पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे, हम तो पहले कह रहे थे ये तो सिस्टम ऐसा ही सोचता है हमारे बारे में, और हम तो इसके खिलाफ पहले से ही लड़ रहे थे। भाई वो लड़ना नहीं रिलेट कर पा रहा ना लोगों के साथ, जो रिलेट कर पाया तो उसमें तुम उतर जाओ, तुम ले चलो अपनी आइडियोलॉजी। तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा चीज है जो उनके पास नहीं होगी, हो सकता है तुम ले जाओ अपनी आइडियोलॉजी, ले उनके साथ कंधे से कंधा तो मिलाओ। पहली बात, उनका क्रिटिसिज्म करना का काम छोड़ के उनके साथ कदम मिलाने की सोचो। और फिर ठीक है, हो सकता है इस आंदोलन से सचमुच में कुछ बहुत बड़ा निकल आए, और ये भी हो सकता है कि ये भी जस्ट एक इतिहास में एक छोटा सा उबाल उठ के फिर से वापस किसी और की वैल्यू तो है ना दर्ज हो जाएगा। देखो वैल्यू की बात हम करें, अभी जो शब्दावली की बात की कि सेकुलर बना दिया, प्रेस्टिट्यूट बना दिया, है ना, लिबरल को लिबरांडू बना दिया, इनका मैनिफेस्टो देखो आप, 4 शब्दों की बात करते हैं कि हम कौन होंगे। हम होंगे नहीं, पहले शुरुआत है से जो सटायर था, हमें डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, और चौथा शब्द है वो लेजी, कि क्या लो हमें आप लेजी। आप ये देखो वो जनरेशन, वो जेनजी जिसके सामने एक तंत्र ने इन शब्दों को बदनाम करके रखा,
कि सेकुलर होना बुरी बात है, डेमोक्रेटिक वो होना कहते बुरी हैं बात वहीं आ है। गए। इन्होंने कहा कि हम यही हैं, यही हम है। डेमोक्रेटिक भी हैं, सेकुलर भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, हाँ। चाहे हम लेजी हैं। तो इन शब्दों को जिस तरह से पलट के रखा है, तो जो लोग मान लो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ऑनलाइन मीम है, ठीक है, तो आप भी अपना काम कर सकते हो। आप लोगों में इन शब्दों की क्रेडिबिलिटी बनाओ ना। क्यों नहीं इन शब्दों को लोग दोबारा से उठा के फिर रहे हैं कि हम सेकुलर हैं, मुझे हम तो विपिन डेमोक्रेटिक इसमें हैं। ये लग रहा है कि जैसे हम लोग जो है ना, जैसे जेंजी की एक विशेषता हमने देखी कि ये वो कह लो पॉपुलेशन है हमारी जो इंटरनेट के दौर में ही पैदा हुई और इनके लिए इंटरनेट समेत जो संसार है वही इनका नॉर्मल संसार है। ठीक, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। हमने वो दौर भी देखा जिस वक्त जब हम घर से जाते थे तो वापस घर आके ही पता चलता था कि हम जिंदा हैं कि नहीं है। हमने वो दौर देखा विदाउट मोबाइल फोन वाला जो बिल्कुल दौर ठीक है, था। हाँ। बल्कि इनफैक्ट मोबाइल फोन क्या, मेरे को तो पता है कि हमारे तो घर में टेलीफोन जो है वो बहुत बाद में कभी लगा, क्योंकि उस वक्त तो पड़ोस बड़ी में एक फोन होता पड़ोस था, में किसी मोहल्ले उसी में का नंबर एक दे फोन देते पे थे था। कि इसी पे कर लेना यस, फोन, बिल्कुल और ठीक उस पे बात भी है। कितना ही फोन आता था और कितना ही हम लोग करते थे। पीसीओज वाला दौर हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने मोबाइल का दौर देखा और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये एआई का दौर देखा। तो हम लोगों के पास 3 अलग अलग दौरों के अंदर अडेप्ट करके जिंदा रहने का तजुर्बा है। हम क्या कर रहे हैं इस तजुर्बे का? सवाल ये है, उनके पास तो एक ही तजुर्बा है, उन्होंने उस तजुर्बे से जो बेस्ट कर सकते थे कर दिया। हमारे पास 3-3 तजुर्बे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसका? बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये उनके ऊपर नहीं है, क्वेश्चन हमारे ऊपर है। और इसको ऐसे एक तो मैं तो इसको बार बार जेनजी आंदोलन कहना भी नहीं चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हर दौर में उस दौर की युवा पीढ़ी ही आंदोलन खड़ा करती है, तो वही आज की आज की वो है। तो उनको इस तरह से आइसोलेट भी नहीं किया जाना चाहिए। वो हमारे हैं और हमारे समाज का एक हिस्सा आंदोलित है और हमें इसको अपनाना ही चाहिए। ये तो मेरे को बहुत ही जरूरी बात लगती है। और किसी किस्म का भी क्रिटिसिज्म है वो मेरे को टास्क के रूप में लगता है कि ये आलोचना करने की बजाय कि उनके पास आइडियोलॉजी नहीं है, तो मेरे पास है तो मैं ले जाता हूं वहां पे। तो आलोचना नहीं है, टास्क है। ठीक है। इसको आलोचना के रूप में रखने की बजाय इसको टास्क के रूप में लेने की जरूरत है। मुझे तो ये बहुत जरूरी बात लगती है और इसी से ही है। और अभी अगर हम अपनी बातचीत के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं रह ना जाए वो बात, जो एक नई संभावना मुझे इसमें दिखती है। कल मैं देख रहा था कि इसके जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, अभिजीत ने अपने कहीं लिखा हैंडल पे कि आई एम अ दलित। ये मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लग रही है। ये क्यों डिक्लेयर किया उन्होंने, मतलब अब ये मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं वो ढूंढ नहीं पाया। वो इतना बड़ा वो कंटेंट का इतना भरमार आ रहा था 2 दिनों से कि मैं एक तो उनका रियल हैंडल और फेक हैंडल्स कितने ज्यादा आ रहे थे तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो मेरे को पास आया एक जो शॉर्ट्स उनके आए तो उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि मैं एक दलित हूं और मतलब ये एक असर्शन के साथ कहा। ये मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगती है क्योंकि पिछले लंबे समय में दलित वो कम्युनिटीज हैं इंडिया की जिनका मुद्दा जो है इस पूरे दौर में ब्रश्ड अंडर द कारपेट हो चुका है। एट्रॉसिटी बढ़ गई और इक्वालिटी का, सिटीजनशिप का आइडिया, अधिकार का सवाल, वो सब जो है वो गाली बना दिए। तो जिस हिस्से को अधिकारों के सवाल इसलिए जरूरी थे कि उनका जिंदा रहना अधिकारों के दम पे होता है, जिस हिस्से के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि और कोई नहीं देखेगा तो फिर मैं कोर्ट में चला जाऊं, वो हिस्से की आखिरी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। उसमें से एक इतनी बड़ी असर्शन आई है। तो मैं तो वेट कर रहा हूं कि महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र वो जगह है जहां पे दलित आंदोलन एक मिशन की तरह, एक आइडिया की तरह, मतलब वो पूरा उनकी पूरी लंबी चौड़ी धारा है वहां पे। कई ब्रांड्स ऑफ दलित आंदोलन वहां पे दिखते हैं जिसमें बहुत ही गहरे धसे हुए ब्रांड्स भी हैं। दलित पैंथर्स भी शायद वहीं से निकले। बुद्धिज्म को लेके उन लोगों ने अपना एक पूरा आइडियोलॉजिकल डिबेट हिंदुइज्म के साथ चलाई। ये सब वहां पे होता रहा है। तो वहां से एक दलित नौजवान अगर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान भर की दलित कम्युनिटीज भी उसको ओन करेंगी अपने तरीके से। जेंजी जो करेंगे हम लोग जो करेंगे, मतलब जो हम लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे में भी सब हैं, हम दलित भी हैं, हम बाकी भी हैं, धर्मों के लोग भी हैं, लेकिन हम एज लेफ्टिस्ट या एज प्रोग्रेसिव हम जो ओन करेंगे। उसके अलावा ये कम्युनिटीज जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं हिंदुस्तान के, जो ट्राइबल्स हैं, वो जब इसमें देखना शुरू करेंगे तो ये सचमुच जमीन का आंदोलन भी बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं बन सकता है? मतलब इसमें सारी वो पॉसिबिलिटीज है। वो ठीक बात है, पार्टी कैसे बनती है, पार्टी कैसी होनी चाहिए, वो पार्टी बने, शायद पार्टी ना भी बने, लेकिन आंदोलन तो है, बहस तो छेड़ दी गई है ना, बहस छेड़ दी गई है कि आप गाली देते रहो लेकिन हम खड़े हैं, हम टिके हुए हैं, हमारा आंदोलन
चल रहा है, हमें यहाँ और हम ऐसे जवाब खत्म- देंगे। हम जवाब भी देंगे। उन्होंने जैसे बीजेपी के हैंडल्स को अनफॉलो करवाने का काम शुरू किया, उसका असर हुआ एकदम। हाँ, और पीछे शायद वो डिमांड भी की थी, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जो धर्मेंद्र के उसने उन्होंने कहा उसका कि वो इस्तीफा दें। इस्तीफा दे। हाँ, तो ये जो सवाल आ है गए ना, वो तो यही इस्तीफा तो देना सवाल पड़ सकता है चाहिए, अगर बड़ा यही तो मामला। मुद्दे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं चीजों की तो कमी है देश में अभी। हाँ, एक बात आपने कही थी ना कि जिस दौर का नौजवान होगा वो ऐसे ही लड़ेगा। अभी बैठे बैठे बात ध्यान आई, आजादी का आंदोलन जब चल रहा था तो एक संगठन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था जी ना? जी, भगत सिंह उसमें थे, चंद्रशेखर आजाद उसको लीड करते थे। सब नौजवान थे, और वो सभी नौजवान बेरोजगार थे। क्या वो नौकरी करते थे? वो कोई नौकरी नहीं कर रहे थे, कोई तनख्वाह नहीं थी, वो सब बेरोजगार थे। अरे अगर उनको आज की डेट में कहना हो तो उनको ऐसे ही कहेंगे कि ये हॉस्टलों में पड़े हुए हैं। मैं वही बता यही रहा हूं। बोलेंगे, वो बोलते होंगे अंग्रेज। स्टूडेंट्स थे, हॉस्टल्स में पड़े हुए थे, रोजगार उनके पास था नहीं, नौकरी वो करते नहीं थे। करते क्या थे? वो सिस्टम को क्रिटिसाइज, सिस्टम को सवाल करते थे। भगत सिंह तो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, लिखते भी रहे हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं। तो जिस वजह से आज कॉकरोच कहा गया नौजवानों को कि बेरोजगार है, जर्नलिस्ट है, आरटी एक्टिविस्ट है, सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, यही सब काम तो भगत सिंह करते थे उनमें। यही सब काम भगत सिंह करते थे। तो मुझे लगता है हर वक्त का नौजवान जब सत्ता के ऊपर जब वो सवाल उठाता है तो वो सब यही सब काम करता है। स्थाप्ती ऐसी डील करती है। हाँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ उस वक्त उनको कॉकरोचों की तरह कौन बोले थे कि नहीं बोले थे, मेरे को ध्यान नहीं है, रिकॉर्ड कोई हो सकता है मिल भी जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कि जो यहाँ के राजा रजवाड़ा थे, जिनको लग रहा होगा कि ये गोरा साहब जो है ये हमें अच्छा फायदा दे रहा है, हमारे से थ्रू जनता को डील कर रहा है, वो टैक्स कट रहा है, ले रहा है जनता से, तो हमें भी उसमें से एक हिस्सा दे रहा है। वो सारा हिस्सा उस वक्त भी भगत सिंह को कॉकरोच की तरह ही देख रहा। उस वक्त के बड़े राजा रजवाड़े जमींदार उन्होंने खुले तौर पे कहा ना कहा, लेकिन वो जरूर इनको ऐसे देखते होंगे कि ये रुकावट है। हाँ, तो वो तो बल्कि कहते होंगे कि अच्छा भला काम हम कर रहे हैं, हमारा इतना हम लोगों का भला करवा देंगे अंग्रेजों के जरिए, और ये हमारे को करने नहीं दे रहे हैं, ये सारा बीच में अपना बम फोड़ देते हैं, ये बीच में उनको मार देते हैं। तो उनके ऊपर यही एटीट्यूड होगा उनका। तो मुझे तो लगता है ये आज के भगत सिंह यहीं से निकलेंगे, बड़ी आसानी से निकलेंगे। हम लोग तैयार रहे उनका समर्थन करने के लिए, और उनके लिए जो अपना टास्क कर सकते हैं उनका क्रिटिक करने की बजाय इस माहौल के अंदर तुम क्या कर सकते हो सोचने की जरूरत है। अपना अपना रोल जो है वो लोग बिल्कुल प्ले करें, और कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, एक चीज तो अचीव हो गई है कि जिन शब्दों को बिगाड़ के रखा गया था उन शब्दों को रीएस्टेब्लिश करना। मैंने तो अपने फेसबुक पे लिखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस मूवमेंट इज, क्या टेक अवे करने वाली चीज क्या है कि ये किया जा सकता है। जिसको कहा जा रहा था कि ये मोदी की पार्टी, इसका नैरेटिव पे इतना कंट्रोल है, इनकी ट्रोल आर्मी है, इनका आईटी सेल है, वो पूरे इंटरनेट पे काबिज हो जाता है, उनको ठीक उन्हीं के एकदम घर में घुस के वाला मतलब अटैक। तो यही तो उनकी कैपेसिटी थी। 2014 के बाद बाकी सबको उन्होंने एकदम से सबड्यू कर दिया था, पूरा छा गए थे हर तरफ। आप जहां जो निकालते थे वही आरएसएस का प्रचार और ये सब निकल रहा था, लेकिन इन लोगों ने उनको वही बीट कर दिया। दिस इज पॉसिबल, ये है टेकेबल, ये टेक्नोलॉजी है। इसको इस्तेमाल करने की बात है, सबके लिए ओपन है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। तो अब हाँ, लेकिन एक राइडर दे दें कि इस बात से कई लोग हमें ऐसे, अच्छा तो आप तो भक्त हो गए हैं टेक्नोलॉजी के। अब ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, हर प्रिंटिंग प्रेस भी जब आई थी ना, तो प्रिंटिंग प्रेस तो कैपिटलिज्म लेके आया था, प्रिंट रेवोल्यूशन उन्हीं का रेवोल्यूशन था, लेकिन उसी प्रिंटिंग प्रेस ने रशियन रेवोल्यूशन, आपके पूरे वेस्ट के अंदर कितने सारे रेवोल्यूशंस को फ्यूल किया। प्रिंटिंग प्रेस तो उन्हीं का टूल था, लेकिन इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, तो ये भी उन्हीं का टूल है, इस्तेमाल ये भी हुआ। वो पर्चे जो पहले हाथ से लिखे कभी छापे जाते होंगे, दिन के 100 पर्चे, प्रेस के आते ही उनकी गिनती जब हजारों में हो गई होगी, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट होगा, अपना इम्पैक्ट होगा। तो टेक्नोलॉजी तो वक्त वक्त आती रहती है, और उसके इस्तेमाल की बात है। तो ठीक है अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है हेल्दी बातचीत रही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।